हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू नेक्स्ट क्लासेस। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में अभी डिस्कस किया था कि मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती बहुत ही जल्द नोटिफिकेशन इसका जारी होने वाला है और रूल बुक भी जारी होने जाने है। ये 24 दिसंबर 2020 से आपके फॉर्म भरे जाने थे, पर किसी कारणवश ये फॉर्म 24 दिसंबर को नहीं आ पाए। इसके रिगार्डिंग जो अपडेट मिला था सबसे पहले वो आपको नेक्स्ट क्लासेस पे जारी किया गया था। वो अपडेट आपको जो मिला था कि भाई जो पुलिस भर्ती है आप पेशेंस मत खोइए, बहुत ही जल्दी एक वीक या इस लास्ट वीक में जनवरी के दिसंबर के लास्ट वीक या जनवरी के फर्स्ट वीक में आने वाली थी। ठीक है ना। तो इसका रूल बुक आ चुका है और नेक्स्ट क्लासेस इसकी तैयारी आपको बहुत जोर शोर से कराने वाला है। हमारे बिल्कुल कंटेंट और विशेषज्ञ सब्जेक्ट के जो विशेषज्ञ हैं वो बिल्कुल आपको इस प्लेटफॉर्म पे फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी तैयारी करवाएंगे। इसके लिए बने रहिए हमारे नेक्स्ट क्लासेस के साथ। तो मैं रंजीत परिहार आपको मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस लूंगा और जो टीचर है हमारे उनसे मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूं। आइए रंजीत सर। हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीत राजपूत आप लोगों को नेक्स्ट क्लासेस पर एमपी कांस्टेबल के लिए जीएस पढ़ाने वाला हूं, जिसमें आपका करंट अफेयर्स रहेगा। आप लोगों का जो करंट अफेयर्स है डेली करंट अफेयर्स अपडेट किया जाता है नेक्स्ट क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर, और आपका लास्ट 6 मंथ का भी करंट अफेयर्स आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा मेरे द्वारा। इसके अलावा आपका साइंस की क्लासेस होंगी, आपका जो भी जीएस का स्टैटिक जीके का जो भी पोर्शन होता है मेरे द्वारा रंजीत राजपूत के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। और जैसा हमारे परिहार सर आप लोगों को इस पूरे नोटिफिकेशन के बारे में अभी संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू कि आपके एमपी कांस्टेबल की वैकेंसी आ चुकी है। तो हम लेट ना करते हुए परिहार सर को ये कमान सौंपते हैं और आप इसके बारे में पूरी जानकारी लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, चलो बात करते हैं कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा के नोटिफिकेशन यानी रूल बुक के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारी टीम में कई टीचर जो विशेषज्ञ हैं सब्जेक्ट रिलेटेड वो आपको यहाँ पे सब्जेक्टिव वाइज कराएंगे, यानी जो फिजिक्स का विशेषज्ञ है फिजिक्स की तैयारी कराएगा। देखिए जैसा कि जेल प्रहरी के एग्जाम में देखा गया कि साइंस का कंटेंट जो है, साइंस का टॉपिक जो है वो बढ़ के आया और वो भी थोड़ा थ्योरेटिकल से हटकर प्रैक्टिकल लेवल तक पहुंच के गया है, टफ लेवल पे गया है। तो उस हिसाब से उस लेवल से यानी एग्जाम की डिमांड क्या है इस हिसाब से आपकी तैयारी करी जाएगी। अभी हमारे टीम में 2 लोग टीचर और हैं जो आपकी तैयारी एमपी कांस्टेबल के साथ कराएंगे। करंट अफेयर्स रंजीत राजपूत सर पढ़ाते हैं, मैथ रीजनिंग रंजीत परिहार यानी मैं खुद पढ़ाऊंगा। हम दोनों रंजीत हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना। और अभिषेक सर हैं हमारे, वो आपको साइंस की क्लास देंगे जिसमें आपका फिजिक्स स्पेशल रहेगा, ठीक है ना। तर्क शक्ति के साथ ही हमारा फिजिक्स स्पेशल कंप्यूटर बेस्ड जितना भी आपको कंटेंट दिया जाएगा यहाँ पे पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। दूसरी बात यह है कि अगर आपको उन सबकी पीडीएफ डेली रिपोर्ट चाहिए होगी तो नेक्स्ट क्लासेस के टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए बात करते हैं 2020 के रूल बुक की कि क्या क्या परिवर्तन हुए, क्या उम्र में परिवर्तन हुए, क्या सिलेबस में परिवर्तन हुआ है, क्या चेंजेस हैं। आइए बात करते हैं हम नोटिफिकेशन के बारे में कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या आपका नोटिफिकेशन निकाला हुआ है। चलिए ठीक है। चलिए देखिए ये हमारा ऑफिशियल साइट है पीईबी की, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, जो कि पहले व्यापम हुआ करता था। उसकी ये ऑफिशियल साइट है। उस ऑफिशियल साइट पे हम चल के देखते हैं कि भाई हमारी क्या है। ये देखिए पुलिस मुख्यालय गृह विभाग मध्य प्रदेश शासन के आरक्षक संवर्ग हेतु, किस संवर्ग के, आरक्षक संवर्ग की भर्ती हेतु चयन परीक्षा 2020। ये जो चयन परीक्षा होनी है वो किसके रिगार्डिंग होनी है, किसके लिए होनी है, आरक्षक के लिए होनी है, एसआई की नहीं होनी है। सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर के भी जल्द ही मैं आपको ये अपडेट दे रहा हूं, बहुत जल्द जनवरी में आपके मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर पुलिस के यानी पुलिस सब इंस्पेक्टर के भी फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। जैसा कि हमने आपको पहले आज अपडेट दिया था कल कि पुलिस की वैकेंसी भी 2 या 3 दिन के अंदर आने वाली है। किसी भी चैनल ने ये अपडेट आपको नहीं दिया था, सबसे पहले नेक्स्ट क्लासेस ने आपको ये अपडेट दिया था। वही मैं अभी कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर की भर्ती आपको जनवरी फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में मिल जाएंगी। चलिए बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन भरने की क्या इनकी तैयारी है। देखिए ऑनलाइन फॉर्म कब से कर सकते हैं हम, 31 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगे आपकी, यानी कि 31 तारीख से आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। और अंतिम तिथि इन्होंने दी हुई है 14 जनवरी, यानी कि 14 जनवरी से पहले और 31 जनवरी से और 14 जनवरी तक आप कभी भी अपना आवेदन ऑनलाइन के माध्यम से भर सकते हैं। किस माध्यम से भर सकते हैं, केवल ऑनलाइन के माध्यम से भर सकते हैं। सॉरी, इसमें संशोधन की बात देखिए, सबसे पहले तो फॉर्म में इस तरीके से देखिए, फॉर्म भरते समय इतना ध्यान रखना है हमें कि उसमें संशोधन की कोई गुंजाइश ना हो। लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई चीज रह जाती है तो उसमें आप संशोधन करना चाहते हैं तो संशोधन की पहली स्टार्ट तिथि है 31/12, यानी जिस दिन से आप फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे
उस दिन से आपके संशोधन करना भी स्टार्ट कर सकते हैं, कि उसमें संशोधन कर सकते हैं। और अंतिम तिथि है संशोधन की कितनी है? 19 जनवरी, यानी 5 दिन और उन्होंने एक्स्ट्रा दिए हैं कि भाई किसी का फॉर्म की अंतिम तिथि के बाद भी अगर कोई संशोधन करना रह जाता है तो वो और संशोधन उसमें जाके कर सकता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम शुल्क की। सॉरी, कि भाई परीक्षा शुल्क क्या रखा गया है? अनारक्षित यानी यह है जनरल वालों के लिए। अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए देखिए 700 रुपए, और विभागीय शुल्क ये क्या है? ये डिपार्टमेंटल शुल्क इस बार जोड़ दिया गया है। इससे पहले ये अलग से नहीं, इनबिल्ड आता था उसी में, अब अलग से 100 रुपए आपका डिपार्टमेंटल शुल्क जोड़ दिया गया है। तो ये 2 प्रश्न पत्र के लिए सबसे बड़ा प्रश्न ये छात्रों के मन में आ रहा है कि 2 प्रश्न पत्र क्या है। तो मैं अभी बताता हूं आपको ये 2 प्रश्न पत्र। इसमें एक तो क्या है आपका, एक जीडी की फॉर्म भरे जाएंगे, इसमें जीडी की भर्ती निकली है, और दूसरी इसके साथ ही आपका एक रेडियोलॉजिस्ट की भी है। किसकी है? रेडियोलॉजिस्ट की भी है। अभी हम आपको उस बात पे आते हैं, तो समझाएंगे किस तरीके से 2 प्रश्न पत्र होंगे आपके। देखिए 2 प्रश्न पत्र अगर आप भरते हैं तो आपका, यानी आप दोनों के लिए आवेदन करते हैं, जीडी के लिए भी और रेडियोलॉजिस्ट के भी, दोनों के लिए आवेदन करते हैं, तो आपका कितना लगेगा? 700 रुपए लगेगा, प्लस 100 रुपए विभागीय शुल्क मानी जाएगी इसमें। अगर आप एक ही प्रश्न पत्र यानी ओनली जीडी के लिए करते हैं या सिर्फ रेडियोलॉजिस्ट के लिए करते हैं, तो आपका यहाँ पे 500 रुपए और 100 रुपए इसकी विभागीय शुल्क कही जाएगी। कितनी की जाएगी? 100 रुपए इसकी विभागीय शुल्क होगी। ठीक है, तो ये आपका ये है। अब देखिए हम आते हैं, बात करते हैं अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी, निशक्तजन यानी किसके लिए? दिव्यांगों के लिए, और केवल वो कहां हो? मध्य प्रदेश के मूल निवासी हो। कहां के निवासी हो? मध्य प्रदेश के मूल निवासी। ये इसमें जोड़ा गया है कि भाई जो एससी, एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग और निशक्तजन जितने भी हैं वो अगर मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो उनके 2 प्रश्न पत्र के लिए 350 रुपए और विभागीय शुल्क 50 रुपए लगा गया, यानी टोटल उनका कितना हो गया? 400 रुपए 2 पेपर का हो गया। ठीक है ना। और अगर वो सिर्फ एक के लिए अप्लाई करते हैं तो उनका 250 रुपए रहेगा और 50 रुपए रहेगा उनका विभागीय शुल्क, और ये टोटल मिला कितना हो जाएगा? 300 रुपए। लेकिन एक चीज है इसमें, ये किसके लिए? केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए। यानी अगर कोई अदर स्टेट का अपने मध्य प्रदेश में एमपी पुलिस कांस्टेबल में, चाहे वो एससी से हो, एसटी से हो, पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी से हो या विकलांग हो, अगर वो फॉर्म फिल करता है तो वो किस कैटेगरी में करेगा? जनरल कैटेगरी में करेगा। किस में करेगा? जनरल कैटेगरी में करेगा। और चाहे वो ओबीसी से क्यों ना हो, एससी से क्यों ना हो, उसको जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही शुल्क लिया जाएगा। ओके, देखिए ऑनलाइन आवेदन क्या है कि उसके माध्यम से आप कर सकते हैं एमपी शुल्क पे। पोर्टल शुल्क कितना रहेगा? 60 रुपए दे रहेगा। ठीक है ना। और कितना रहेगा इसमें? पोर्टल शुल्क 60 रुपए दिए रहेगा। ठीक है, चलिए नोट क्या? मध्य प्रदेश गृह विभाग के आदेश क्रमांक, ये आदेश क्रमांक दिया गया है। भोपाल से पुलिस विभाग स्तर पर विभागीय कार्रवाई हेतु बोर्ड द्वारा प्राप्त किया जाकर इस राशि को राज्य शासन की प्राप्ति राशि में जमा किए जाने की विभाग के ये दिया गया है। चयन क्रमांक 24/12 द्वारा सहमति प्रदान की गई। यानी बिल्कुल विभाग ने राज्य शासन से इस चीज की अनुमति मांगी है कि विभाग अपने स्तर पर अतिरिक्त शुल्क जो है इस पे नियत प्रभार कर सकता है या नहीं। तो इसके बारे में हमें जानकारी यहाँ पे दी गई थी। चलिए बात करते हैं हम अगले की। आगे क्या है इसमें देखते हैं। देखिए परीक्षा का दिनांक, परीक्षा की पाली। सबसे पहले देखिए परीक्षा का दिनांक तो अभी इसमें ओपन नहीं हुआ, लेकिन जल्दी परीक्षा का दिनांक स्टार्ट कर दिया जाएगा। परीक्षा की पाली क्या है? देखिए परीक्षा की पाली 2 पालियों में दिए गए हैं, जैसे कि अभी तक होता हुआ आया है। पहली प्रथम पाली कौन सी रहती है? तुम्हारी प्रथम पाली रहेगी तुम्हारी 7 से 8 बजे तक रहेगी। 7 से 8 बजे तक आपको कहाँ है? अभ्यर्थियों को रिपोर्टिंग टाइम रहेगा। और दूसरी पाली में रिपोर्टिंग टाइम रहेगा आपका 1 से 2 बजे तक। ठीक है, महत्वपूर्ण निर्देशों में क्या रहेगा? आपको 9 बजे यानी 10 मिनट का टाइम मिलेगा आप अंदर पहुंचने के बाद। तो यहाँ 9 से 11 यानी 2 घंटे का आपको टाइम दिया गया है। कितने घंटे का टाइम दिया गया है आपको? 2 घंटे का आपको इसमें टाइम दिया गया है कि भाई आप 2 घंटे के अंदर पेपर करेंगे। और ये दूसरी वाली जो पाली रहेगी अपराह्न दोपहर वाली पाली में आपको 3 से 5 बजे तक का टाइम दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहली बात, अब इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए फॉर्म भरने के लिए इसको देख लें। अभ्यर्थी सबसे ज्यादा गलती फॉर्म भरने में करते हैं। देखिए अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है, यानी अगर किसी व्यक्ति का आधार कार्ड पंजीयन नहीं है तो वो फॉर्म भरने के लिए आपके लिए उपयुक्त नहीं है, उसका फॉर्म नहीं भरा सकता। तो सबसे पहले क्या चाहिए? आधार कार्ड चाहिए ही चाहिए, कंपलसरी है आधार कार्ड। ठीक है ना। दूसरी क्या है? बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटो युक्त पहचान पत्र चाहिए। मूल फोटो युक्त पहचान पत्र क्या होता है? जैसे कि देखिए मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड चलेगा, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस
पासपोर्ट में से कोई भी एक हो, क्या हो, कोई भी एक हो, या UIDAI के द्वारा सत्यापित वेरीफाई होने पर ही आधार मान्य होगा। इसको जरा ये जरूर देखिए, ये UIDAI क्या होता है। आधार कार्ड में दो तरीके के आधार कार्ड होते हैं, एक अपन इंटरनेट से निकालते हैं, दूसरा आधार कार्ड हमारे घर पे पोस्ट द्वारा आता है। तो जो हमारे आधार कार्ड पोस्ट द्वारा आता है उस पर एक विशेष उसका पहचान होती है कि वो UIDAI के द्वारा कैसा है, आधार विभाग के द्वारा मान्य है। तो वो आधार कार्ड हमें चाहिए होगा, आप इंटरनेट वाले से बोलेंगे तो वो खुद ही निकाल के दे देगा आपको, ठीक है। अभ्यर्थी को नियम पुस्तिका में निश्चित मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त आपको भाई परिचय पत्र के अतिरिक्त आपको क्या रखना है, यानी एडमिट कार्ड के अलावा आपको क्या ले जाना होगा, आधार कार्ड ले जाना होगा। ई आधार कार्ड वो मैंने बताया, ई आधार कार्ड चलेगा आपका, ठीक है। छाया प्रति, आधार नंबर की जानकारी लाना अनिवार्य है। चलिए ठीक है, आगे क्या देखते हैं इसमें। देखिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये तो टर्म्स एंड कंडीशन है, सभी को पता है, ठीक है। आगे देखते हैं परिवर्तन क्या किए गए हैं, इस पे बात करते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये परिवर्तन क्या किए गए हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं परिवर्तन को हम। देखिए आ गई ये परिभाषाएं दी गई हैं, किसको क्या कहा जाएगा, ठीक है। भूतपूर्व सैनिक से क्या अभिप्राय है, इसके बारे में बताया गया है, अभी हम सब बताते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये वैकेंसी देख लीजिए, ये रिजर्वेशन कोटा है भाई, किस जगह से किसको कितनी वैकेंसी रिजर्व है। सबसे पहले ये रेडियो के लिए मैंने बताया दो प्रकार की आपको इसमें वैकेंसी निकली हुई है, एक कांस्टेबल के लिए निकली हुई है GD के लिए, और दूसरी किसके लिए निकली है, रेडियोलॉजिस्ट के लिए निकली गई है। तो ये रेडियो के लिए है, देख लीजिए जरा रेडियो के लिए कितनी वैकेंसी है टोटल, इनको जरा हम अच्छे से देख लें। देखिए कांस्टेबल रेडियो क्या रहेगा भाई, ये अनरिजर्व कोटा है, ठीक है ना, जनरल है, ये OBC कोटा है आपका, ये SC ST एंड EWS इसमें अलग से निकाला गया है, 10% दिया गया है, ठीक है ना, 10% EVS इसमें दिया गया है। टोटल कितनी हो रही है, 50 है। देखिए सबसे पहले ओपन कितना है, ओपन यानी इसमें कोई भी आ सकता है। ओपन कितनी है, 16 अनरिजर्व के लिए है रेडियो की, और 16 ही OBC के लिए है। SC के लिए 9 है, ST के लिए 11 है, और EWS के लिए 6 अलग से 10% कोटा इनका रखा गया है। तो EWS के लिए कितना है, 6 है। एक्स सर्विसमैन यानी भूतपूर्व सैनिक के लिए 10% रिजर्व है, तो 4 जनरल की है, 4 OBC की हैं, 2 SC की, 3 ST की और 1 EWS की है। टोटल कितनी है, 14 है, ठीक है। ये देखिए 15% किसके लिए है, 15% देखिए ये एक्स सर्विसमैन के अलावा 15% और एक्स्ट्रा दी गई है। इसको देखिए 6 जनरल की, 6 OBC की, SC की 3 और ST की 4 और EWS की 2। फीमेल का 33% रिजर्वेशन रखा गया है। कितना रखा गया है, फीमेल का 33% रिजर्वेशन रखा गया है। जनरल की फीमेल के लिए 12 रेडियो की जगह है, और OBC के लिए भी 12 है, SC के लिए 7 है और ST के लिए 9 है। टोटल कुल कितनी है, 45 जनरल यानी फीमेल का 33% रखा गया है। कांस्टेबल या रेडियो के लिए आपका टोटल कितना है, 33 है, ठीक है ना। अब ये देखिए HG का भी 15% अलग से दिया है, ये इससे पहले नहीं था। होमगार्ड सैनिक यानी जो होमगार्ड होते हैं, भूतपूर्व सैनिकों के अलावा क्या होते हैं, होमगार्ड। क्या है, होमगार्ड कितना दिया गया आपको, 15% होमगार्ड के लिए रिजर्व है। देखिए जो नगर सैनिक वाले होते हैं, नगर सैनिक होमगार्ड में वर्क करते हैं, उनके लिए 15% कोटा यानी 15% रिजर्वेशन रखा गया है, ठीक है। अब बात करते हैं हम किसकी, अब बात करते हैं कांस्टेबल की, यानी GD का जो कांस्टेबल है उनके बारे में बात करते हैं कि कांस्टेबल की कितनी वैकेंसी है। देखिए इस हिसाब से टोटल वैकेंसी जो निकली थी तुम्हारी रेडियो की, वो आपकी 138 है। कितनी वैकेंसी है, 138 वैकेंसी है, ठीक है। अब कांस्टेबल की बात करें, GD के कांस्टेबल की टोटल सामान्य की भर्ती है, सामान्य की जगह है 472। इसमें आप कोई भी यानी अदर स्टेट का भी है वो आपका जनरल कैटेगरी में फाइट करेगा, तो उसकी कितनी है, 472 है। OBC की भी कितनी वैकेंसी है, 472 है। SC के 280, ST की 349 एंड EWS का 10% अलग से रखा गया है, तो वो कितना है, 175 है। टोटल कितनी है, ओपन भर्ती में कितनी है, 1748 निकाली गई है। और एक्स सर्विसमैन भूतपूर्व सैनिक की टोटल कितनी है, 387 है। किसके लिए, पुलिस कांस्टेबल के लिए भूतपूर्व सैनिक 387 रखा गया है। अब देखिए होमगार्ड यानी नगर सैनिक और होमगार्ड है, उनके लिए टोटल वैकेंसी ये रही 157 जनरल की, 157 OBC की, 92 उसकी SC की, 116 है ST की और 58 है EWS की, यानी टोटल इसको 580 रखा गया है। फीमेल की कितनी वैकेंसी है कांस्टेबल में, फीमेल की कितनी वैकेंसी है, 33%। जैसा कि हम देख रहे हैं 33% हमारा रिजर्वेशन जा रहा है।
33% रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग फीमेल कितनी बनती है? जनरल की फीमेल तुम्हारी 310, ओबीसी की भी 310, एससी की 183, एसटी की 229, ईडब्ल्यूएस 115। ये टोटल कितना हो रहा है? 1147 हो रहा है। तो जहां तक हमने देखा है ओबीसी की और जनरल की वैकेंसी बिल्कुल एक्यूरेट एज इट इज सेम लिखी गई है ऑलमोस्ट। तो टोटल वैकेंसी कांस्टेबल की कितनी हो रही है? 3862 हो रही है। ये तुम्हारी 138 हो रहे हैं, यानी टोटल वैकेंसी कितनी है? 4000। जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि मध्य प्रदेश में पुलिस की जो वैकेंसी आने वाली है वो कितनी है? आपकी 4000 वैकेंसी है। ठीक है, चलिए अब इसको बात कर लेते हैं रेडियो एंड अदर देन रेडियो किस तरीके से टोटल 4000, देखो ये बताया 4000 वैकेंसी टोटल दी गई है। ठीक है ना, अब बात करते हैं हम इसमें वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। देखिए ये टोटल वैकेंसी का है। ठीक है, एसएफ का एसएफ का है और डीएफ का है, इसकी वैकेंसी का वर्गीकरण है। सबसे पहले अब बात करते हैं हम, चलिए आगे चलते हैं क्या क्या इस नोटिफिकेशन में बताया गया है। ऑनलाइन फॉर्म की जो डिटेल है वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, 33% महिलाओं का बता रहे हैं इसमें कि 33% महिलाओं के लिए आरक्षण तथा 10% भूतपूर्व सैनिक को मेरिट के आधार पर उपलब्ध होंगे। ठीक है, प्रत्यक्ष से हॉरिजॉन्टल आरक्षण और नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये आपका है। देखिए यहां स्पष्ट करना आवश्यक है कि आर्थिक सामाजिक वर्ग पर आधारित आरक्षण अर्थात अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए निर्धारित आरक्षण वर्टिकल स्वरूप का है। होमगार्ड सैनिकों, महिलाओं एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण हॉरिजॉन्टल ओवरऑल क्या है? हॉरिजॉन्टल और ओवरऑल स्वरूप का है। आरक्षण के आधार पर चयन का आधार माननीय उच्चतम न्यायालय के निम्न निर्णयों पर आधारित है। ये कौन सा निर्णय के आधार पर ये आरक्षण दिया गया है? देखिए जरा किस निर्णय के आधार पर इसकी बात कर रहे हैं ये। देखिए इंदिरा साहनी विरुद्ध भारत संघ संदर्भ 1992 के अकॉर्डिंग ये जो तुम्हारा आरक्षण वर्टिकल अभी दिया गया है उसके अकॉर्डिंग चल रहा है। हालांकि 27% ओबीसी आरक्षण का मुद्दा अभी कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन उससे पहले ये आपकी भर्तियां निकाल दी गई हैं। ठीक है, चलिए आरक्षण से आगे अब हम सबसे मेन मुद्दे की बात करना चाहूंगा मैं कि ये देखो ये सारी सबको पता होता है नागरिकता संबंध क्या है, स्थायी निवासी के संबंध में कहां से स्थायी निवासी होगा। पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए, ये सभी जानते हुए भारत का नागरिक होगा तभी मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में भर्ती योग्य है वो। किसी ऐसे उम्मीदवार को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो, इस बात में अध्याधीन अंतिम रूप से नियुक्ति किया जा सके कि राज्य शासन द्वारा उसके पक्ष में आवश्यक प्रमाण पत्र अंततः जारी कर दिया जाए। यानी कोई ऐसा व्यक्ति जिस पे कोई मामला विचाराधीन हो, उस प्रमाण पत्र की चारित्रिक प्रमाण पत्र की आवश्यकता है तो वो राज्य सरकार द्वारा उसके पक्ष में अगर प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है तो वो भर्ती के अनुकूल है। ऐसे अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी नहीं है, मैं इस चीज को रिपोर्ट दोबारा अंडरलाइन करना चाहूंगा, ऐसे अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी नहीं है सिर्फ अनारक्षित और ओपन के अंतर्गत रिक्त पदों हेतु ही अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। यानी चाहे वो अगर उत्तर प्रदेश का, बिहार का, छत्तीसगढ़ का, दिल्ली का, पंजाब का कोई आवेदक है, अगर मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में आवेदन करना चाहता है तो वो चाहे एससी का हो, एसटी का हो, ओबीसी का हो या फिर निःशक्त जन क्यों ना हो, लेकिन वो मध्य प्रदेश में जनरल कैटेगरी में ही क्वालिफाई करने के लिए बाध्य है। ऐसे आवेदकों को आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट का कोई लाभ नहीं मिलेगा। उनको आयु सीमा में छूट का कोई लाभ नहीं मिलेगा। आयु सीमा 1 अगस्त 2020 को, आयु सीमा की बात कर लेते हैं। देखिए आयु सीमा क्या है? 1 अगस्त 2020 को आयु सीमा 18 वर्ष एवं अधिकतम 33 वर्ष होनी चाहिए। यानी किस हिसाब से होनी चाहिए? न्यूनतम 18 वर्ष, यानी 18 वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए और 33 वर्ष से अधिक का नहीं होना चाहिए। अर्थात किसी भी प्रकार के आरक्षण की पात्रता हेतु मध्य प्रदेश राज्य का स्थायी मूल निवासी प्रमाण पत्र आवश्यक है। कहने का मतलब यह है अगर कोई उत्तर प्रदेश, बिहार का मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में आवेदन करना चाहता है और अगर वो 33 साल की उम्र को पार कर चुका है तो उसे आयु सीमा में छूट प्राप्त नहीं होगी। समझ रहे हैं? उसको आयु चाहे वो किसी भी कैटेगरी से क्यों ना हो। चलिए देखते हैं इसमें वेतनमान क्या दिया गया है। वेतनमान के अकॉर्डिंग हम समझ लेते हैं वेतनमान क्या है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी के लिए तो जॉब करना है तुम्हें, वेतनमान चाहिए। चलिए देख लेते हैं वेतनमान। आरक्षक यानी जीडी का क्या है? देखिए 19,500 से 62,000 तक है। ठीक है, और आरक्षक रेडियो का आगे भी सेम है, 19,500 से 62,000 तक है। यानी 19,000 न्यूनतम रहेगा और 62,000 अधिकतम, 62,000 से अधिकतम ये रहेगा आपका मूल वेतन रहता है। इसके अलावा टीएडीए मिला दिया जाता है। अब इसको करना क्या है? दिसंबर 2019 के वेतनमान का क्या रहेगा? आप देखिए एक इसमें फर्स्ट ईयर प्रथम वर्ष आपको 70% दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? 70% प्रथम वर्ष दिया जाएगा। द्वितीय वर्ष आपको वेतनमान का 80% वेतन भुगतान किया जाएगा और तृतीय वर्ष आपको 90% स्टाम्प पेड दे किया जाएगा। ठीक है ना? इस हिसाब से आपको वेतनमान दिया जाएगा कि वेतनमान आपको 3 वर्षों में लगातार 70%, 80% और 90% किया जाएगा। उसके बाद आपका वेतनमान पूरी तरह से लागू होगा। ठीक है,
अब देखिए आयु सीमा के बारे में बात कर लेते हैं हम। आयु सीमा क्या कह रहे हैं, देखिए मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग, किस विभाग, ये देखिए किस विभाग की बात कर रहे हैं, सामान्य प्रशासन विभाग। मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक 3/8/2016 3 भोपाल दिनांक 5 जून 2017 के संशोधित आदेश क्रमांक C314/2019 1-3 भोपाल दिनांक 19 दिसंबर 2019 अनुसार ये दिखाया गया। भर्ती का तरीका सबसे पहली बात किस तरीके से किया जाएगा, देखिए ये देखिए उन्होंने इसमें आपको आयु सीमा के बारे में डिस्कस किया हुआ है। देखते हैं क्या है वही आदेश क्रमांक, ये देखिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से भरे जाने वाले पदों, दो प्रकार के पद होते हैं आपके, एक तो लोक सेवा आयोग भर्ती है और एक क्या होता है, देखिए एक होता है राजपत्रित और अराजपत्रित कार्यपालिक के लिए, यानी गजेस्टेड ऑफिसर जो होते हैं वो एमपीपीएससी के थ्रू जाते हैं, उनके लिए एक होता है भाई का तृतीय और चतुर्थ श्रेणी वर्दीधारी पदों के लिए होता है, ठीक है ना। उनके लिए क्या है, देखिए मापदंड, देखिए खुली प्रतियोगिता से सीधी भर्ती के भरे जाने वाले पदों के लिए इसमें क्या है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो भरी जाएगी वो 21 वर्ष रहती है, अधिकतम 33 वर्ष रहती है। भाई जो तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी वर्दीधारी पदों के लिए, वर्दीधारी पद यानी आपके कांस्टेबल, जेल प्रहरी सब वर्दीधारी पदों में आते हैं। इसमें न्यूनतम 18 वर्ष है और अधिकतम आपकी कितनी है, अधिकतम आपकी 33 वर्ष है। मैं इसको रिपीट करना चाहूंगा, न्यूनतम 18 वर्ष है, अधिकतम 33 वर्ष है। अब देखिए क्या रहेगा, महिला आवेदक अनारक्षित वर्ग, पुलिस महिला आवेदक अनारक्षित वर्ग, पुलिस की क्या देखिए, ये देखिए अब ये रहेगा 21 वर्ष है, किसके लिए, आपको मध्य प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश जनजाति के लिए, किसके लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग, ये 5 साल का आयु में छूट दी गई है, लेकिन किसको दी गई है, देखिए आरक्षित वर्ग, कौन कौन से आरक्षित वर्ग हैं आपके, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय निगम मंडल स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक, नगर सैनिकों को भी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गई है। और महिला आवेदक, यानी अगर वो जनरल कैटेगरी से है और तो महिला आवेदक है तो कहां है, उसको 5 वर्ष की छूट दी गई है, ठीक है। ये देखिए दी गई है 5 वर्ष की छूट दोनों में दी गई है। तो न्यूनतम कितना है, 33 वर्ष है और अधिकतम कितना है, 38 वर्ष है। जनरल कैटेगरी वालों के लिए न्यूनतम कितना है, 33 वर्ष है और SC ST OBC नगर सैनिक स्वशासी संस्था, इनकी अगर कोई है वर्कर्स हैं उनको 5 वर्ष का क्या दिया गया, आपको आयु सीमा में छूट दी गई, यानी उनके लिए अंतिम कितना है, 38 वर्ष है। चलो ठीक है, आयु हो गया। अब देखिए प्रदेश से बाहर के अभ्यर्थियों किसी भी स्थिति में अधिकतम आयु सीमा में छूट प्राप्त नहीं की जाएगी। भैया जो बाहर का होगा उसके लिए कोई छूट नहीं है, मैं पहले भी इस चीज को रिपीट कर चुका हूं। उच्चतर आयु सीमा में सामान्य छूट, अब देखते हैं, ठीक है, ये हो चुका है 18 से 38 है। चलिए ठीक है, चलते हैं जल्दी जल्दी इसको देखते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किस पे, सब्जेक्ट पे बात कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे शारीरिक अर्हता क्या रखी जाएगी, ये और देख लो जरा, शारीरिक अर्हता क्या रखी जाएगी आपकी, आरक्षक, जीडी, अनारक्षित, अनुसूचित जाति या कोई सी, पुरुष कितना रहेगा, 168 सेंटीमीटर, यानी 168 सेंटीमीटर पुरुष की लंबाई होनी चाहिए और इसका सीना कितना होना चाहिए, 21 सेंटीमीटर होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ, यानी 21 से 86 होना चाहिए, कितना 81 सॉरी 81 है, 81 से 86 होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 81 से 86, 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ होना चाहिए, ठीक है। आरक्षक, जीडी, अनुसूचित जनजाति, इनके लिए क्या है, महिला का क्या है, महिला की ऊंचाई 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। देखिए पहले 157 158 हुआ करती थी, लेकिन 2 सेंटीमीटर की इसमें कमी कर दी गई है। तो कितना है, हाइट कितनी होनी चाहिए महिलाओं की, जो जीडी पद के लिए है उनमें महिलाओं की हाइट होनी चाहिए 155 सेंटीमीटर, और इनके लिए ठीक है, सीना तो होना नहीं है, 155 सेंटीमीटर। आरक्षक जीडी के लिए कितना होना चाहिए, पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए हाइट जीडी के लिए, ठीक है। अनुसूचित जाति का ये किसके लिए है, देखिए अनारक्षित के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए है, अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए और ओबीसी के लिए, किसके लिए, जनरल, ओबीसी और किसके लिए है, ये एससी के लिए, जनरल, ओबीसी और एससी के लिए कितनी होनी चाहिए, पुरुष की हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, महिला की कितनी होनी चाहिए, 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और आरक्षक अगर वो जीडी में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी से बिलोंग करता है तो पुलिस में एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर पुरुष को चाहिए और महिला को 155 सेंटीमीटर चाहिए। सेम यहाँ पे सीना फुलाव के साथ 5 सेंटीमीटर के साथ 76 सेंटीमीटर से 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम सिलेबस पे और बात कर लें, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात वही है सिलेबस पे। चलिए सिलेबस पे बात कर लेते हैं, एक अंतिम सबसे इंपॉर्टेंट वही है आपका सिलेबस।
देखिए पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर लीजिए। स्टार्ट तो आप लोग कर चुके हो। जो एक दिन दो दिन अगर गवर्नमेंट की किसी कारणवश वैकेंसी लेट हो जाती है, सबसे पहले गवर्नमेंट की आलोचनाएं चालू कर देते हो फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे। अरे ये तो झूठे हैं, ये वैसे हैं, ये ऐसे हैं। ये नहीं कि अपनी तैयारी करिए। देखिए इसमें दौड़ भी है, 800 मीटर दौड़ 2 मिनट 45 सेकंड दिए गए हैं। महिलाओं के लिए 4 मिनट का है। गोला फेंक 19 मिनट है, 13 फीट लंबी कूद है, ठीक है ना। तो इसको फिजिकल का भी मापदंड अच्छे से इसको देख लीजिएगा। मैं अब आपके पास सीधे आपको वही ले चलता हूं जहां पे आपका इसमें सिलेबस के बारे में थोड़ा दिया गया है कि भाई पढ़ना क्या है। शैक्षणिक योग्यता तो सब ठीक है, उसके बाद आप पढ़ाई किस चीज की करेंगे उसके बारे में देख लेते हैं कितना कितना है। भाई इसमें 2 प्रकार के बता रहा हूं बार बार, 2 पेपर जो हो रहे हैं, दोनों पेपर में आपका एक तो रेडियो का है, एक जीडी का है, इसलिए आपके 2 पेपर की बात कर रहे हैं। जैसे कि एमपीपीएससी में स्टेट फॉरेस्ट एग्जाम होता है और एक होता है आपका स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है। इसमें आपके 2 पेपर इसी टाइप से इसमें किया गया है। नॉर्मलाइजेशन लागू होगा, देखिए नॉर्मलाइजेशन भी लागू होगा। किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन किए जाते हैं, ये नॉर्मलाइजेशन होगा आपका। चलिए ये आ गया आपका सिलेबस। लिखित परीक्षा पाठ्यक्रम देख लीजिए। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्यक्रम को बहुत अच्छे से समझिए। यही है जो आपको भैया विजय दिलाएगा। सबसे पहले तो इस पे ही फोकस करना है। अभी तो देखा है मध्य प्रदेश के आपके जेल भर्ती के एग्जाम में कैसे धुएं उड़ गए थे, ठीक है ना। अगर आपको पूरे नोट्स चाहिए और स्टेप बाय स्टेप, टॉपिक बाय टॉपिक, स्पेशलिस्ट से क्लासेस चाहिए तो नेक्स्ट क्लासेस पे आ जाइए। नेक्स्ट क्लासेस सबसे पहले अपडेट देता है आपको, ठीक है ना। सबसे पहले देखिए सामान्य ज्ञान, यानी टोटल आपका जो एग्जाम रहेगा वो 100 अंकों का रहेगा। देखिए बता गया इसमें 100 अंकों का आपका एग्जाम रहेगा। इसमें आपका सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान। सामान्य ज्ञान की बात करें तो जिसमें आपके स्टैटिक सब्जेक्ट आ जाते हैं, जनरल उसके करंट अफेयर्स भी आ जाता है, और जनरल नॉलेज के आपके जो सामान्य ज्ञान के उसमें स्टैटिक सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सभी सब्जेक्ट जो मिला के, और इसमें रीजनिंग भी दी गई। तार्किक का मतलब है आपका रीजनिंग। ये मिला के आपका टोटल 40 नंबर के आएंगे। कितने नंबर के आएंगे, 40 अंक के आएंगे। और बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि, बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि, इसमें तार्किक ज्ञान, इसमें भी देखिए रीजनिंग का इसमें भी दिए जाते हैं आपके। इसमें 2 प्रकार की वर्बल और नॉन वर्बल रहेगी आपकी। बौद्धिक क्षमता आपकी किस हिसाब से है, इसके में रीजनिंग, ये भी रीजनिंग का टॉपिक है आपका, इसमें ये 30 अंक का है, ठीक है। विज्ञान एवं सरल अंक गणित, सरल कहते हैं पर सरल होगा नहीं, इस चीज को ध्यान रख लीजिएगा। आपको एडवांस वगैरह सब अच्छे से पढ़ना होगा। इसमें आपका साइंस रहेगा। साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और एक नया टॉपिक भी और है अपना ईवीएस के अलावा। कौन सा है वो, साइंस एंड टेक। इसका बहुत ज्यादा अभी क्रेज चल रहा है, बहुत इसकी डिमांड भी है, ठीक है ना। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। इसके हमारे रंजीत सर प्ले स्टेशन है, आपको इसमें पढ़ाएंगे और पीडीएफ नोट्स वगैरह सब कुछ दिए जाएंगे। तो ये आपका 30 अंक में आएगा, यानी ये आपका सिलेबस रहेगा। इस चीज को आप अच्छे से देख लीजिए कि सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिए। देखिए विदाउट सिलेबस के पढ़ाई करना, बिल्कुल बिना रास्ता जाने भटकते हुए जाना है। ये आपका फॉर्म फॉर्मेट है, किस तरीके से हमारा फॉर्म भरे आना है। ये देखिए इसमें सिग्नेचर आपके ये रहेगा, फॉर्म फॉर्मेट है। तो कुल मिला के बात इतनी है कि आपका मध्य प्रदेश का एमपी पुलिस कांस्टेबल का जो है रूल बुक जारी हो चुकी है। आपके फॉर्म 31 तारीख से भरना स्टार्ट हो जाएंगे, 14 जनवरी तक फॉर्म भरे जाने हैं। जैसा कि नेक्स्ट क्लासेस हमारे पिछले वीडियो में मैंने आपको वीडियो लिया था जो कल ही जारी किया था मैंने, मेरे पास अपडेट था इस चीज का कि आपकी वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है, और वो उस चीज मैंने आपको आपसे साझा करी थी जानकारी। ऐसी ही जानकारी मैं आपसे साझा कर रहा हूं कि मध्य प्रदेश, आपके मध्य प्रदेश के सब इंस्पेक्टर के फॉर्म भी बहुत ही जल्द आने वाले हैं। तो प्लीज मेरी आपसे ये अपील है, किताबें मत बंद कीजिए, पढ़ाई अपनी जारी कीजिए। इसी तरीके से बहुत जल्दी आपके फॉर्म आ जाएंगे, और नेक्स्ट क्लासेस आपको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे सारा आपको पुलिस कांस्टेबल के वीडियोस अवेलेबल कराएगी। लाइव क्लासेस भी हमारी जल्दी 1-2 दिन में चालू होने जा रही है। और हाँ, एक बात और, आज आपका रूल बुक जारी हुई है, कल से हमारी टॉपिक वाइज 0 से आपके शेड्यूल आपको जारी कर दिया जाएगा। हमारी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। तो करना क्या है, हमारे नेक्स्ट क्लासेस को ज्वाइन करना है। नोट्स चाहिए आपको तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को नेक्स्ट क्लासेस को ज्वाइन करना है। हमारी अपडेट चाहिए, हम फेसबुक पे भी लाइव हैं आपके नेक्स्ट टेक क्लासेस के नाम से हमारा फेसबुक पेज है, उसको लाइक कर देना है, और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कीजिए, ठीक है ना। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमारे बिल्कुल किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड नोट्स हैं, डाउट सेशन है, तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।